Good morning, class. Now, from today, we are starting the revision of first chapter, motion, of your syllabus, which is for exam. Okay. So, our first chapter is chapter number 1, motion. And first of all, before starting the practice set, I want to explain to you that how your revision should be. कैसा होना चाहिए आपका रिवीजन. तो याद रखिएगा, रिवीजन के लिए हमेशा आपको जो है वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. ये नहीं सोचना है कि एमसीक्यू ही पढ़ना है या वेरी शॉर्ट आंसर ही देखने हैं. कैसा भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी टेस्ट हो, अगर आप फोकस करेंगे सिर्फ उन क्वेश्चंस पर जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, देन यू वुड नॉट बी एबल टू स्कोर द गुड मार्क्स. ओके. सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है सारे क्वेश्चंस पर. आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले. मोशन में आपने क्या पढ़ा था, रेस्ट एंड मोशन, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी आपने. डेफिनेशन के बाद में इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है. तो आई मीन टू से कि आपको पढ़ना सब कुछ है. आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बस एमसीक्यू ही तैयार करने हैं, और अगर आपके पास कोई कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है या फिर आपके पास जो है कोई सैम्पल पेपर है तो आप बस उतना ही पढ़ेंगे. डोंट थिंक सो. एक एक टॉपिक पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, और उसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है. सिर्फ एमसीक्यू नहीं, कभी कभी थ्योरी में से एमसीक्यू बना दिए जाते हैं, कभी न्यूमेरिकल हो सकता है एमसीक्यू में. आप सोच रहे हैं न्यूमेरिकल नहीं है, बट आई विल गिव द एग्जांपल कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं एमसीक्यू में. तो आप जब ये साइंस का आपका डमी एग्ज़ाम या फिर आपका मेन एग्ज़ाम होगा, तो आपको क्या करना है, यू शुड हैव वन कॉपी फॉर द कैलकुलेशन. ठीक है, क्योंकि आपको अगर यहाँ आंसर टिक करना है तो आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन पे कमांड करिए, और आपको क्या करना होगा कि वो सारा आपको टाइप करके लिखना है. ठीक है. कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न था कि पिक्स लेकर भेजनी है, ऐसा कुछ नहीं है. आपको आपके पास एक लिंक आएगा आपके ग्रुप पे, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेपर खुल कर आएगा. उस पेपर को आप फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे. सिंपल एंट्रीज है. स्टार्टिंग में आपको नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन फिल करना है. उसके बाद में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा. आपको एमसीक्यू टेक करने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप करने हैं. तो नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज जैसे आप टाइप करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है. नो प्रॉब्लम इज़ देयर एट ऑल. ओके. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट नाउ. तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखिए, हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिटन. इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद. अब जो डायरेक्ट आपने पढ़ा है ना, वैसा कुछ नहीं है. आपको उस डायरेक्ट में से क्वेश्चन आया है और आप ट्विस्टेड क्वेश्चन है, आपको सोच के आंसर देना है. तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में यूनिफॉर्म मोशन में एक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन टॉपिक था ना आपका, तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज होती है, दोनों में इक्वल चेंज हो रहा है, तो मोशन आपका होता था यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. और अगर डिस्टेंस और टाइम में अलग अलग चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ का है डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी वही होता है. यहाँ का है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम. डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है, किसके इक्वल चेंज हो रहा है, स्क्वायर ऑफ टाइम. डायरेक्ट टाइम नहीं लिखा, स्क्वायर ऑफ टाइम लिखा. अगर डायरेक्ट टाइम लिखा होता तो आपका ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन का. ठीक है. या फिर यूनिफॉर्म मोशन के साथ में आप बोल सकते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो भी एक ही चीज़ है. लेकिन अगर स्क्वायर ऑफ टाइम लिखा है तो आपको वेलोसिटी के प्लेस पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपका आंसर होना चाहिए, अगर स्क्वायर ऑफ टाइम लिखा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बस इतना ध्यान रखिएगा. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है. ठीक है. तो थोड़ा सा आपको यहाँ ट्विस्टेड क्वेश्चंस पे ध्यान देना है. फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए. फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज. अब ये ग्राफ मैंने ऐसा आपको बताया था, वीटी ग्राफ है, और इस ग्राफ को आप बोलेंगे कि हियर द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है. तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये बोल सकते हैं. तो देखिए, यहाँ कोई ऑप्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं दे रखा है, फिर कौन सा सही हो सकता है. तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, देन ऑप्शन विल बी यूनिफॉर्म मोशन. ओके. तो मेक द कमांड ऑन इट. ओके. नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन. सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज.
अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन है कि एक बॉय जो है वो एक मैरी गो राउंड पर है, पता है आपको सर्कुलर मोशन हो रहा है, विच इज़ मूविंग, जिसकी वेलोसिटी है, जिसकी स्पीड लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे तो नहीं है वो, ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, तो आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे जैसे सर्कल में बॉडी आगे बढ़ रही है तो हमेशा उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और इसके लिए मैंने आपको इस तरह से बताया था कि ऐसा ये सर्कल का अगर डायग्राम है तो एट अ टाइम कभी वेलोसिटी का एरो इधर होगा, कभी इधर होगा, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर सी, इन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, फिर आएंगे हम फोर्थ नंबर पर। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि रेडियस आर है, पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। अब पार्टिकल कहाँ से कहाँ आता है, पार्टिकल सिर्फ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आता है ना, क्योंकि कहाँ हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल का मतलब इतना चलता है। तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, फाइनल पोजीशन क्या है बी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस, है ना। तो इनिशियल से फाइनल तक का अगर आप सीधा डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ सम, आर इतना है और आर इतना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 2r। तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन ईयर 2r। ओके, फिर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी ज़ीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। ये जो क्वांटिटीज़ जितनी आपको यहाँ दे रखी है ना, इनमें से ज़ीरो क्या क्या हो सकता है। तो ज़ीरो के लिए एक बार देखिए, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात आपको माइंड में रखनी है कि कभी भी डिस्टेंस और स्पीड ज़ीरो नहीं होते हैं। बॉडी अगर चल रही है तो उसकी डिस्टेंस और स्पीड तो कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। और यहाँ लिखा है फॉर अ मूविंग बॉडी, तो चलिए ऑप्शन सर्च करते हैं। लिखा है ओनली फर्स्ट, करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट नहीं होगा क्योंकि सेकंड में डिस्टेंस है और डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होती है। सी लिखा है फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट है एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दोनों में पॉसिबल है, नेगेटिव भी हो सकते हैं ज़ीरो भी। और डी है आपका ओनली फोर्थ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए जिसमें दोनों लिखे हैं, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो देखिए, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में फर्स्ट पढ़िए, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी ज़्यादा हो स्पीड से, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होते हैं, इनकरेक्ट है। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ ऑलवेज हायर देन, ये भी नहीं, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, तो स्पीड वेलोसिटी नहीं होती है, डायरेक्शन तो स्पीड में होता ही नहीं है। और डी ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, ये सही है क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन को ही तो वेलोसिटी कहते हैं। सो हियर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक कार ड्राइवर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ब्रेक्स लगाता है, तो पता आपको वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कार रेस्ट में आ जाती है, टाइम कितना लगा इस प्रोसेस में, 20 सेकेंड, तो रिटार्डेशन कितना होगा। अब ये काम जो है ये आपका है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ समझा रही हूँ, यू सेंड द आंसर्स टू मी, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, और जो मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, न्यूमेरिकल पार्ट है, वो आपको सेल्फ करना, और न्यूमेरिकल इसी तरह से आते हैं एमसीक्यू में। तो देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ जैसे आप न्यूमेरिकल में करते हैं गिवन नोट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि u इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, v इज़ इक्वल टू 0, टाइम t इज़ इक्वल टू 20 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, रिटार्डेशन का मतलब a फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज़ होगी जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। तो आपको पता है डिस्टेंस का तो कोई नाम ही नहीं आया, तो वो एक क्वेश्चन यूज़ करनी है जिसमें एस ना आता हो। वो कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो अब ये आपका वर्क है, आपको इस इक्वेशन की हेल्प से, मैंने ये भी बता दिया कौन सी इक्वेशन है, इसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है और इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, और आपको बाकी भी सेंड करने हैं और ये भी सेंड करना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगेन अ न्यूमेरिकल इज देयर, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है और
डेटा को यूज़ करके इस ग्राफ के आपको कैलकुलेट करनी है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको मैंने बताया था स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऑलवेज द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ आपका बना है इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, एरियाज़ के अंडर कौन सा आ रहा है, तो देख रहे हैं आप ओ ए और फिर एफ पे जा रहा है जी एच और दोबारा ओ। तो ये जो पूरा शेप बन रहा है ये ट्रेपेजियम है, तो आपको किसका एरिया लगाना है, ट्रेपेजियम का। तो अगर आपको ट्रेपेजियम का डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला आता है तो वो यूज़ कर सकते हैं, क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। और अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम हमेशा सम होता है ट्राइंगल और रेक्टेंगल का। तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ जी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल ओ ए जी एच, इन दोनों के एरियाज पुट करने हैं और ये आपको डेटा फिगर से यूज़ करना है। और दिस इज़ द गेम ऑफ योर माइंड, आपने जितना अब तक पढ़ा है उसको यूज़ करिए, ठीक है। और मैंने न्यूमेरिकल्स में ऐसा समझाया भी है कैसे करेंगे, फिर अगेन सर्च द करेक्ट आंसर, ओके। मैंने आपको मेथड बता दिया है और मैथ्स का भी इसमें यूज़ है क्योंकि आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसको भी सॉल्व करिए, सेंड द आंसर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए दे रखा है कार ऑफ मास m गिवन है, आप गिवन में नोट करेंगे m इज़ 1000 kg, वेलोसिटी v है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये बल्कि बहुत ही ईजी है, न्यूमेरिकल भी नहीं है, इसमें लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। आपको याद है जब ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके, तो ये हो गया आपका v और ये है आपका t, और ग्राफ कैसा है, ऐसा, ठीक है। जो आपका ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इसका मतलब वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही है। वेलोसिटी स्टार्टिंग में 10 थी इस पॉइंट पर और हमेशा पूरे में 10 ही रहेगी। तो ये कह रहे हैं देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब वेलोसिटी आपने खुद बता दिया ऐसा ग्राफ है तो वेलोसिटी कभी बदल ही नहीं रही है, इसका मतलब वेलोसिटी कितने में टाइम के बाद कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है ना, लेकिन ईजी है। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कोई भी चीज़ जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, और मोशन ऑफ आवर्स हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा आपको ये माइंड लगाना पड़ेगा यहाँ पर। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन में आपने पढ़ा है ये एक ऐसा मोशन होता है सर्कुलर, है ना, लेकिन एक्चुअली ये मोशन सर्कुलर नहीं होता है बल्कि ये इलिप्टिकल होता है, थोड़ा सा ऐसे ओवल शेप होता है ऐसा वाला। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। फिर 11 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इफ़ द कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इफ़ द कार इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ, पेंडुलम इज़ मूविंग टू एंड फ्रो, अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन। तो बाकी के 3 ऑप्शन तो लगभग सर्कुलर मोशन के, उनमें कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो ही नहीं सकता। सिर्फ आपका यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए एक बार देखते हैं, ये डी करेक्ट होगा, ओनली फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप 12 नंबर क्वेश्चन पे, अ कार इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, तो देखिए यू है 90 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए दे रखा है, ब्रेक्स लगा दिए हैं तो ऑब्वियसली v0 होगा। फाइंड हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, v0 है, u गिवन है, a गिवन है, और डिस्टेंस फाइंड करनी है s। तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, आप यहाँ वो यूज़ करेंगे जिसमें टाइम नहीं होता है क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। कौन सी इक्वेशन है वो, थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, या फिर 2as डायरेक्ट यूज़ करेंगे, माइनस ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ से आप s फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डू दिस, कैलकुलेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं वो आपको करना है। 13 है, इन अ फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इंक्रीजिंग इक्वली, आयन लिखा है यहाँ, इन है ये, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ दिस स्टोन, वेदर स्टोन इज हैविंग। तो एक स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो जी ही रहता है, आपको पता है स्मॉल जी, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेक्ट आंसर है, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, सेम
और एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो अगर आपको लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस तो क्या बात सही हो सकती? तो याद रखिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स, तो इसका आंसर ऑलवेज लेस देन 1 के अलावा भी कोई हो सकता है क्या? इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होंगे या फिर जो है डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो यहाँ ऑप्शन यहीं पर हमारा मिल जाता है, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ओके, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, 4 cars A, B, C and D are moving on a leveled straight road. Their distance time graphs are shown in the figure below. Which of the following is the correct statement regarding the motion of these cars? तो ध्यान से ये ग्राफ अगर आप देखें तो इसमें आपको पता चल रहा है, डी वाली कार को देखिए, डी वाली कार में डिस्टेंस अगर आप यहाँ से ज्वाइन करें तो देखिए डिस्टेंस इसका ज़्यादा है, टाइम कम ले रहा है। ये टाइम कितना ले रहा है? ये नीचे यहाँ तक आते हैं, ठीक है। सी वाली कार का डिस्टेंस कम है, सी वाली कार का डिस्टेंस डी वाली के कंपैरिजन में कम है, देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह से ये और नीचे आ रहा है, ये और नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि डी वाली जो कार है उसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, टाइम कम ले रही है। तो इसका मतलब डी कार कैसी है? फास्टर है। तो देखिए ऑप्शन वो होना चाहिए जिसमें डी फास्टर है। तो लिखा है सी ऑप्शन में, कार डी इज़ फास्टर देन कार सी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये आपका। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन ये है सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन पे टिक लगा दीजिएगा यहाँ पर, और बाकी जो है आपके ऑल द क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट टाइम मोर क्वेश्चंस आई विल गिव फॉर प्रैक्टिस एंड सेंड मी द आंसर्स। ओके, थैंक यू।